हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, मैं भी एआई वॉइस को ट्राई करके देख रहा हूं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी मैं इसे आगे यूज करूंगा, वरना नहीं। और अगर आप लोगों को ये वॉइस अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक जादुई ड्रैगन चमत्कारी सुंदरता और उपचार शक्तियों वाली देवी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन देवी की जगह वहां किम ओजिन प्रकट हो जाता है। घबराया हुआ और पूरी तरह भ्रमित, वो सोचता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है और वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगता है। वेटनरी कॉलेज के वो बेहद थकाने वाले साल, बार बार की डांट, आखिरकार वेटनरी लाइसेंस हासिल करना और फिर 3 साल तक कम पैसों में काम करना, जहां उसे छोड़े गए और बीमार पालतू जानवरों की देखभाल करनी पड़ी। अनगिनत संघर्षों के बाद वो किसी तरह एक छोटी सी क्लिनिक खोल पाता है, लेकिन वो भी मुश्किल से चल रही होती है। न ग्राहक आते हैं और साइन बोर्ड की लाइट तक बुझ चुकी होती है। एक रात जब ओजिन अपने बिस्तर पर लेटा अपनी बदहाल जिंदगी और बढ़ते कर्ज के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कुछ समझ पाने से पहले ही वो अचानक खुद को एक गुफा में पाता है, जहां चारों ओर खजाना बिखरा होता है और जमीन पर एक चमकता हुआ समनिंग सर्कल बना होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो नर्क में पहुंच चुका है, और वो गुस्से में पूछता है कि उसे वहां क्यों लाया गया है। ड्रैगन उसे बताता है कि उसने उसे अपने पालतू का इलाज करने के लिए बुलाया है। एक भयानक राक्षस की उम्मीद करते हुए ओजिन तब हैरान रह जाता है जब ड्रैगन अपने पंजे खोलता है और उसके अंदर एक छोटा सा, बेहद कमजोर फल खाने वाला चमगादड़ सोता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम है कैटलिस। कमजोर और पानी की कमी से जूझते उस चमगादड़ को देखकर ओजिन तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ जाता है। वो उसका नाम, लक्षण और ये पूछता है कि ड्रैगन कितने समय से उसकी देखभाल कर रहा है। गर्व से ड्रैगन बताता है कि वो उसे 1 हफ्ते से पाल रखा है, जब से ड्रैगनों में पालतू जानवर पालना फैशन बन गया है। पालतू जानवरों को बिना सोचे समझे अपनाने वालों से अपनी नफरत याद करते हुए ओजिन पूछता है कि क्या कैटलिस ठीक से खा रहा है। ड्रैगन आत्मविश्वास से कहता है कि वो उसे ताज़ा जानवरों का खून पिलाता है, क्योंकि उसे लगा कि चमगादड़ का स्वाद बहुत रिफाइंड होगा। ये सुनकर ओजिन अविश्वास में सिर झुका लेता है। वो समझ जाता है कि ये वही मालिक है जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करता है, जिसे अपने पालतू के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। झुंझलाकर वो ड्रैगन को बताता है कि फल खाने वाले चमगादड़ खून नहीं पीते, खून सिर्फ वैम्पासा बैट्स पीते हैं। कैटलिस पिछले 1 हफ्ते से भूखा है। शर्मिंदा होकर ड्रैगन मान लेता है कि ये उसकी पहली बार चमगादड़ पालने की कोशिश है। ओजिन उसे बिना जानकारी के पालतू पालने पर डांटता है और बताता है कि इस गुफा का जमाने वाला तापमान अगर चमगादड़ हाइबरनेशन से जाग जाए तो उसकी जान ले सकता है। ड्रैगन कहता है कि वो एक आइस ड्रैगन है, लेकिन ओजिन सख्ती से कहता है कि फिर भी ये माहौल चमगादड़ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पछतावे से भरा ड्रैगन सिर झुका लेता है, कैटलिस से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो तुरंत फल लाएगा और उसे उसके असली घर वापस छोड़ देगा। ओजिन की मदद के लिए शुक्रगुजार होकर ड्रैगन उसे एक वरदान देने की पेशकश करता है। मजाक में ओजिन कहता है कि उसे किसी अमीर अरब राजकुमार या खलनायक वारिस के रूप में पुनर्जन्म दे दे। उस अजीब इच्छा से उलझा हुआ ड्रैगन अपनी गले की माला उतारकर ओजिन को देता है और बताता है कि एक जादुई पेंडेंट है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, बस उसमें बुरी नीयत ना हो। पेंडेंट चमकने लगता है और ओजिन को लगता है कि वो सच में मर चुका है। गायब होने से जल्द पहले वो जल्दी से इच्छा मांगता है, उसे बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में वापस भेज दिया जाए। ड्रैगन उसे गायब होते देखता है और फिर कैटलिस के लिए फल तैयार करने में लग जाता है, अब भी इस बात से हैरान कि उसने कैसी अजीब देवी को बुलाया था। कुछ ही पलों बाद ओजिन खुद को एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़ा पाता है, जहां चारों ओर लोग, शोर और खाने की खुशबू फैली होती है। अब भी उलझा हुआ वो सोचता है कि यह पुनर्जन्म है या किसी और के शरीर पर कब्जा। एक फल बेचने वाली महिला उसके अजीब कपड़ों को देखकर पूछती है कि क्या वो कोई यात्री है, और बताती है कि वो बेलमोर क्षेत्र में है, जो अपने सराय और बाजारों के लिए मशहूर है। वो जवाब दे ही रहा होता है कि अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक विशाल खरगोश सड़क पर दौड़ता हुआ आता है और गिरे हुए गाजरों को निगलने लगता है। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगते हैं, लेकिन ओजिन स्तब्ध खड़ा रह जाता है, क्योंकि पहली बार किसी राक्षस को खुलेआम इंसानों के बीच घूमते देख रहा होता है। फल बेचने वाली महिला उसे चेतावनी देती है कि वो लॉर्ड बेलमोर का पालतू है और उसे भागने के लिए कहती है। तभी ओजिन एक छोटी सी बच्ची को खरगोश के सामने रोते हुए देखता है। बिना सोचे समझे वो दौड़कर उसे उठाता है और ठीक वक्त पर उसे वहां से खींच लेता है। जैसे ही खरगोश फिर झपटता है, ओजिन का पेंडेंट चमक उठता है और उसके चारों ओर एक नीली जादुई रस्सी बंध जाती है। भीड़ हैरान रह जाती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वो कोई जादूगर है। फल बेचने वाली महिला अपने बहन को पकड़े हुए कहती है कि ये कोई साधारण यात्री नहीं लगता। थोड़ी देर में लॉर्ड बेलमोर वहां पहुंचता है, अपने पालतू को बंधा देखकर गुस्से में।
ओजिन समझाने की कोशिश करता है कि खरगोश ने एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बेलमोर मानने से इनकार कर देता है। तंग आकर ओजिन गुस्से में कहता है कि सबसे बुरे पालतू मालिक वो होते हैं जो अपने पालतू की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। वो चेतावनी देता है कि इस खरगोश का काटना आसानी से किसी की खोपड़ी तोड़ सकता है। फल बेचने वाली महिला और उसकी बहन उसकी साफ गोई पर सहमति में एक दूसरे को देखती हैं। खरगोश को ध्यान से देखकर ओजन उसके कानों से पहचान लेता है कि ये एक घरेलू खरगोश है जो तनाव और ज़रूरत से ज़्यादा खिलाने की वजह से बीमार है। जब वो उसके व्यवहार के बारे में पूछता है तो बेलमोर मान लेता है कि एलिजाबेथ अक्सर अपना ही फर नोच लेती है। वो समझाता है कि ये तनाव जानलेवा हो सकता है और उसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर लाने से मना करता है। एक्सरसाइज के बारे में पूछने पर वो सलाह देता है कि उसे घर में आज़ादी से घूमने दिया जाए और ज़्यादा लाड़ प्यार न किया जाए। शर्मिंदा और भावुक होकर बेलमोर बताता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो खरगोश पालता है, लेकिन ओजिन ही ऐसा है जो जानवरों को सच में समझता है। वो अपने बटलर को बुलाता है, ओजिन को सिक्कों की एक थैली देता है और समय समय पर एलिजाबेथ को देखने का अनुरोध करता है। अपने पालतू से माफ़ी मांगते हुए वो उसे लेकर चला जाता है, जबकि ओजिन बुदबुदाता है कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। अचानक लोग उसे घेर लेते हैं, उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। फल बेचने वाली महिला उसे धन्यवाद देती है और डिस्काउंट देने की पेशकश करती है, लेकिन जब ओजिन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो सिक्कों की थैली की ओर इशारा करती है। थैली खोलकर वो सोने के सिक्के देखता है और एक को काटकर असली होने की पुष्टि करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये असली है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है कि शायद वो यहाँ एक नई क्लिनिक खोल सके और इंसानी दुनिया का कर्ज चुका सके। ओजिन नौकरी के लिए आए सभी उम्मीदवारों का धन्यवाद करता है और आधे मजाक में कहता है कि उसे उम्मीद है कि कोई तो चुना जाएगा। फिर वो घोषणा करता है कि इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जिसे वो जिंदगी और मौत का खेल कहता है। थोड़ी देर के लिए उसके ख्याल लॉर्ड बेलमोर की ओर चले जाते हैं, जिसने यहाँ बसने का फैसला करने पर उसे ज़मीन और पैसा दिया था। उस मदद की वजह से उसकी पालतू क्लिनिक की दूसरी शाखा बिना किसी परेशानी के खुल जाती है। बेलमोर उसके लिए एक दुकान भी तैयार करवाता है, हालांकि उसमें ज़्यादातर खरगोशों का सामान भरा होता है। फिर भी ओजिन को कोई शिकायत नहीं होती। आखिरकार ये मुफ्त है और बेलमोर से उसका रिश्ता काफ़ी कीमती साबित होने वाला है। जल्द ही काम में उसका पूरा दिन निकलने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कम पता है, खासकर उस ड्रैगन के बारे में जिसने उसे यहाँ भेजा था। उस ड्रैगन ने जिसने उसे घर वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे इस अजीब दुनिया में छोड़ दिया। सच्चाई जानने के इरादे से ओजिन अपनी नई दुकान के बाहर एक नोटिस लगाता है, एनिमल हॉस्पिटल में स्टाफ की ज़रूरत है। शायद उसे कोई ऐसा मिल जाए जो असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों का काम संभाल सके। इंटरव्यू शुरू होते ही ओजन सीधा बैठ जाता है और उम्मीदवारों की लाइन को ध्यान से देखने लगता है। पहला उम्मीदवार थॉमस बड़े गर्व से अपने कुलीन खानदान, सख्त पिता और कोमल स्वभाव वाली मां के बारे में बताता है। ओजन कुछ देर तक सुनता है, लेकिन जल्द ही उस आदमी की आत्ममुग्धता से ऊब जाता है। दूसरा उम्मीदवार फिलिप दावा करता है कि उसका परिवार पीढ़ियों से जानवरों के व्यवसाय में है। शुरुआत में ये बात उम्मीद जगाती है, लेकिन फिर वो बताता है कि वे कसाई की दुकान चलाते हैं। इतना सुनते ही ओजन उसे मन ही मन सूची से बाहर कर देता है। लगता है इस दुनिया में सामान्य लोग ढूंढना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तीसरा उम्मीदवार आगे आता है। उसका चेहरा पीला, तनाव से भरा हुआ है और उसकी आंखों में ही मुसीबत लिखी हुई लगती है। ओजन खुद को याद दिलाता है कि शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी सहन शक्ति तब टूट जाती है जब वो आदमी अचानक जमीन पर गिरकर नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। बस यहीं फैसला हो जाता है। ओजन तय कर लेता है कि अब से वो लोगों को उनकी शक्ल सूरत से जरूर जज करेगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही लाइन से एक युवा लड़की आगे आती है। बिना एक शब्द कहे वो उस आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है और उसे पूरे कमरे में उड़ा देती है। वो अपना परिचय सेलिना के रूप में देती है, एक घूमने फिरने वाली पशु विशेषज्ञ जिसे बेसिक इलाज का अनुभव है। उसका आत्मविश्वास और शांत स्वभाव ओजन पर गहरी छाप छोड़ता है और वो उसे तुरंत नौकरी पर रख लेता है। अगली दोपहर ओजन अपनी नई आरामदायक क्लिनिक में बैठा होता है। खिड़की से आती धूप में वो सुकून महसूस कर रहा होता है। दोपहर हो चुकी है, लेकिन सेलिना अब तक नहीं आई। वो सोचने लगता है कि शायद उसने फिर से जल्दबाजी में फैसला ले लिया। वो नया जॉब नोटिस लगाने की सोच ही रहा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अपनी नई असिस्टेंट समझकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन सामने एक अनजान आदमी खड़ा होता है। कुछ मिनट बाद वो आदमी आराम से बैठा चाय पी रहा होता है और ओजन शालीन मुस्कान बनाए रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जश्न मना रहा होता है। आखिरकार उसे अपनी पहली क्लाइंट मिल गई थी। ये उसके कर्ज चुकाने की दिशा में पहला कदम था। उसे अपनी पिछली क्लिनिक याद आती है जो उसके गुस्से की वजह से बर्बाद हो गई थी। उसे साफ याद है कि कैसे उसने ग्राहक पर चिल्ला दिया था जो अपने कुत्ते के दांत ब्रश नहीं करता था। उस दिन के बाद एक बदतमीज और पागल डॉक्टर के रूप में उसकी बदनामी फैल गई थी। लेकिन इस बार ओजन ठान लेता है कि वो मुस्कुराएगा, शांत रहेगा और अपने आकर्षण से ही लोगों की जेब हल्की करेगा। वर्तमान में लौटते हुए
वो आदमी से उसके पालतू के बारे में पूछता है। वो आदमी मुस्कुराता है और अपनी जेब की ओर इशारा करता है। वहां से वो एक छोटी सी छिपकली निकालता है जिसका नाम है पोजैक। ओजन को लगभग राहत महसूस होती है। कम से कम ये कोई सामान्य जीव तो है, ना कि इस दुनिया का कोई अजीब राक्षस। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं टिकती जब वो आदमी कैजुअली बता देता है कि उसने इसकी पूंछ पकड़ी थी और वो टूटकर अलग हो गई। ओजन खुद को डांटने से रोकता है और ध्यान छिपकली की जांच पर लगाता है। वो पोजैक को ध्यान से देखता है और उसकी त्वचा सूखी और लाल पाता है, जो गलत तरीके से मोल्टिंग के साफ संकेत हैं। जब वो ये बताता है तो आदमी चेतावनी देता है कि पोजैक आक्रामक हो सकता है। लगभग उसी पल वो छोटा सा जीव सीधे ओजन पर आग चिलकते उगल देता है। ओजन कुछ समझ पाता उससे पहले ही सेलिना दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसती है और उसे धक्का देकर बचा लेती है। पीछे की दीवार झुलस जाती है। थोड़ा चकराया और मुंह से हल्का खून बहता हुआ ओजन बुदबुदाता है कि शायद मुक्का खाना इससे कम दर्दनाक होता। संभलते ही उसे एहसास होता है कि उसकी नई क्लिनिक का पहला मरीज एक सैलमेंडर है, एक आग उगलती हुई छिपकली जिसे नंगे हाथों से छुआ नहीं जा सकता। वो सोचने लगता है कि क्या इस क्लिनिक में कुछ भी आगरोधी मौजूद है। इधर वो आदमी सेलिना को देखकर खोस आ जाता है और उसे सुंदर कहने लगता है, जबकि सेलिना उससे पूछती है कि उसने ये जीव कहाँ से पाया। वो गर्व से बताता है कि उसने इसे गांव के पीछे पहाड़ से उठाया था और ये प्यार पहली नज़र में हो गया था। सेलिना उसे बताती है कि सैलामेंडर पालना गैरकानूनी है क्योंकि ये ज़्यादा शिकार के कारण लुप्त प्राय हो गए हैं। हालांकि वो उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वे इसे अस्थायी इलाज के लिए रखे होने का दावा करें और बाद में छोड़ दें तो अधिकारी शायद अनदेखा कर देंगे। लेकिन आदमी पोजैक को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो इसे छोड़ने से इनकार कर देता है। अचानक वो दरवाजे की ओर भागता है और चिल्लाता है कि कोई भी उसे उसके प्यारे सैलामेंडर से अलग नहीं कर सकता। ओजन हैरानी से खुले दरवाजे को देखता रह जाता है। सेलिना एक पल हिचकती है, फिर ओजन चिल्लाकर उसे पीछे जाने को कहता है और इस तरह क्लिनिक की पहली जांच शहर भर की एक हास्यपद दौड़ में बदल जाती है। ओजन सेलिना को आगे भेजता है और बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। फल वाली महिला, जो अभी अभी सोच रही थी कि लॉर्ड रेवरेंट के बिना कितनी शांति है, तुरंत समझ जाती है कि शांति कभी टिकती नहीं। वो अपने ठेले के पीछे छिप जाती है, ये सोचकर कि इस झमेले से दूर रहना ही बेहतर है। वो आदमी भीड़ में भागता हुआ कुछ सीने से लगाए हुए बेतहाशा आगे बढ़ता है। ओजन हाफता हुआ उसके पीछे दौड़ता है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। फल वाली महिला बुदबुदाती है कि जो भी हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। भागता हुआ आदमी खुद से कहता जाता है कि सब लोग उससे पोजैक छीनना चाहते हैं। आखिरकार थकान सबको धीमा कर देती है। सांस संभालते हुए सेलिना कहती है कि ओजन को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। फिर सैलामेंडर की हालत पर ध्यान देती है। ओजन मान लेता है कि उसकी मोल्टिंग खतरनाक स्तर तक जमा हो गई है और तुरंत इलाज ज़रूरी है। सेलिना गंभीर हो जाती है। अगर सैलामेंडर मोल्ट न कर पाए तो वो फट सकता है और अंदर की आग आसपास सब कुछ तबाह कर देगी। आराम का वक्त नहीं है, उन्हें उसे ढूंढना ही होगा। इधर ये मानकर कि अब वो सुरक्षित है, वो आदमी अपने घर लौट आता है। सुकून की सांस लेते हुए वो पोजैक को मेज पर रखता है और बुदबुदाता है कि ये किस्मत ही है जिसने उन्हें मिलाया है। उसकी खुशी धीरे धीरे कलात्मक जोश में बदल जाती है। वो गाना शुरू कर देता है और कमरे में एक अजीब सी धुन गूंजने लगती है। लेकिन अचानक उसका रचनात्मक मूड दहशत में बदल जाता है। पोजैक का शरीर कांपने लगता है और अचानक आग की लपटों में फट पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। धुएं में खांसता हुआ वो आदमी सैलामेंडर को समझाने की कोशिश करता है, मानो प्यार से आग बुझ सकती हो। लेकिन पोजैक जवाब में और भी जोरदार आग उगल देता है। लपटें गौर भयानक हो जाती हैं। ठीक उसी वक्त सेलिना वहां पहुंचती है और आदमी को खींचकर बाहर ले जाती है। उधर ओजन तपती गर्मी का सामना करता हुआ बेकाबू हो चुके उस जीव को काबू में करने का फैसला करता है। उसके दिमाग में आता है कि काश इस वक्त एक फायर एक्सटिंग्विशर होता। तभी उसका पेंडेंट चमक उठता है। रोशनी थमते ही ओजन देखता है कि उसके हाथ में सचमुच एक फायर एक्सटिंग्विशर है। इस चमत्कार पर सवाल करने का वक्त नहीं था। वो तुरंत आगे बढ़ता है और आग बुझाने लगता है। कुछ ही देर में सैलामेंडर की प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो जाती है और कमरा शांत हो जाता है। सिर्फ भाप की हल्की सी आवाज बजती है। आग बुझने के बाद सेलिना आसपास का जायजा लेती है। वो आदमी मलबे के बीच बैठा बुदबुदाता है कि ये सब अधूरी मोल्टिंग की वजह से हुआ होगा। वो जिद करता है कि अगली बार वो पोजैक का बेहतर ख्याल रखेगा। उसकी आवाज में अब भी गलत जगह टिका हुआ मोह झलकता है। ओजन उसे चुपचाप देखता है और सोचता है कि क्या इस आदमी को सच में परवाह का मतलब पता भी है। उसके मन में आता है, समझ के बिना किया गया प्यार असल में सिर्फ स्वार्थ होता है जो भक्ति का भेष ओढ़ लेता है। बाद में जंगल में पोजैक आखिरकार मोल्ट कर चुका होता है। सेलिना बताती है कि अब वो कितना ज्यादा चुस्त और जीवंत दिख रहा है, जबकि ओजन उसके बड़े हुए आकार को देखकर हैरान रह जाता है। वो आदमी सैलामेंडर को मीठी सी उदासी भरे गर्व के साथ देखता है और बुदबुदाता है कि अब उसे वापस जंगल में छोड़ने का समय आ गया है। वो देखता रहता है कि पोजैक पेड़ों के बीच गायब हो जाता है और ऐसे वादे करता है जिन्हें कोई जानवर कभी समझ ही नहीं सकता। ओजन आंखें घुमा लेता है, सोचता है कि ये भावुकता आगे चलकर और मुसीबत ही लाएगी। लेकिन वो आदमी इन बातों से बेपरवाह रहता है।
उसकी नज़र में ये विदाई बेहद महान है। अचानक पोजैक दूर एक चट्टान पर रुकता है और आसमान की ओर एक विशाल आग का गोला छोड़ता है। लपटें आतिशबाजी की तरह फैल जाती हैं और सांझ का आसमान चमकते रंगों से भर जाता है। वो आदमी भावनाओं से भरकर आसमान की ओर देखता रहता है, जबकि ओजिन चुपचाप मान लेता है कि इलाज आखिरकार पूरा हो चुका है। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर से शहर के चौक में दिखाई देता है। अब वो खुद को रोया कहता है। वो फव्वारे के पास बैठकर गिटार बजाता है और ओजिन के कारनामों पर एक अजीब सा गीत गाता है। बच्चे उसके चारों ओर नाचते हैं और उसका गाना आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है। सेलेना दूर से देखती है, आधी मुस्कुराती हुई, जबकि ओजिन उसके पास खड़ा ज्यादा प्रभावित ना होते हुए भी थोड़ा उत्सुक हो जाता है। जब वो सुनता है कि लोग अपने पालतू जानवर उसके पास लाने की बातें कर रहे हैं, तो वो अनजाने में रोया की गायकी की तारीफ भी कर बैठता है। लेकिन जल्द ही इसके नतीजे सामने आ जाते हैं। ओजिन की क्लिनिक के बाहर इतनी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है कि पूरी सड़क जाम हो जाती है। दर्जनों लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, इलाज की मांग करते हैं और ध्यान पाने के लिए बेताब होते हैं। ओजिन सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके शांत दिन अब खत्म हो चुके हैं। सलीना अंतहीन लाइन को देखते हुए बुदबुदाती है कि उसे तो अब इस्तीफा ही दे देना चाहिए। शोर और अफरा तफरी के बीच ओजिन समझ जाता है कि उनकी छोटी सी क्लिनिक अनजाने में ही शहर की सबसे व्यस्त जगह बन चुकी है। एक सामान्य सुबह होती है। ओजिन की क्लिनिक के बाहर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही होती है और दरवाजे पर लंबी लाइन लगी होती है। वो एक मरीज की जांच पूरी कर उसे बताता है कि आज की सेशन खत्म हो चुकी है और प्रगति देखने के लिए फॉलोअप की सलाह देता है। सेलेना उसके पास खड़ी होकर कहती है कि इस रफ्तार से वो अगले हफ्ते तक लाश बन जाएगा, इसलिए जितना कमा सकता है कमा ले। वो अगले मरीज को बुलाता है और सोचता है कि क्लिनिक खुले हुए अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं और दूसरी शाखा भी खूब फल फूल रही है। इसमें सुबह की उन चहचहाती चिड़ियों का भी हाथ है। शुरुआती दिन इतने ग्राहकों के कारण कठिन थे, लेकिन कमाई देखने के बाद सब कुछ संभल गया। एक ग्राहक झांक कर पूछता है कि क्या क्लिनिक अभी खुली है। सेलिना तुरंत कहती है कि क्लिनिक बंद है, लेकिन ओजिन फिर भी उसे अंदर आने देता है। इलाज करते वक्त ओजिन इस दुनिया के बारे में जो कुछ उसने सीखा है उस पर सोचता है। बाहर लोग अपने पालतू जानवरों की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि कोको ठीक से खा नहीं रहा, कोई बिल्ली की लाल आंख की ओर इशारा करता है। यहाँ भी कुत्ते और बिल्लियां इंसानों के काफी करीब हैं, हालांकि उनकी बीमारियां काफी अलग हो सकती हैं। बाद में ओजिन अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि आज का दिन बेहद थकाने वाला रहा। सेलिना बताती है कि अगला केस आखिरी है। जिज्ञासा से वो पूछता है कि कौन सा जानवर है। सेलिना समझाती है, ये शैमन है। पहले शिकार में इस्तेमाल होते थे, अब पालतू के रूप में लोकप्रिय हैं, लेकिन अपने मालिक के अलावा किसी से भी आक्रामक हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें छोड़े जाने की दर सबसे ज्यादा है। ओजिन बुदबुदाता है कि जो लोग सिर्फ ट्रेंड के लिए पालतू खरीदते हैं, उन्हें तो गायब ही हो जाना चाहिए। उसे याद आता है कि शैमन इंसान के धड़ जितने बड़े हो सकते हैं और उनके पंजे व दांत जंगली सूअर की खाल तक चीर सकते हैं। सेलिना उसे सावधान रहने को कहती है। अगला ग्राहक एक शैमन के बच्चे को लाता है, सिर्फ 2 महीने का और साफ तौर पर थका हुआ। मालिक बताता है कि कल से वो लंगड़ा रहा है। ओजिन टांग की जांच करता है और कहता है कि इस उम्र के बच्चे के जोड़ पूरी तरह स्वस्थ होने चाहिए। पंजा देखते ही उसे उसमें फंसा एक कांटा मिलता है। वो चिमटी से कांटा निकालता है, घाव को साफ करता है और भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। छोटा सा शैमन डगमगाते हुए चलने लगता है। ओजिन चुपचाप उसे देखता रहता है, जबकि सेलिना हल्की सी जिज्ञासा से उसकी ओर नजर डालती है। मालिक के जाते ही ओजिन राहत की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार दिन खत्म हुआ। सेलिना कहती है कि वो खुश लग रहा था। जब वो पूछती है कि क्या ये खुशी प्यारा पपी देखने की वजह से थी या शिफ्ट खत्म होने की वजह से, तो ओजिन थोड़ी देर उलझ जाता है। सेलिना चढ़ाते हुए कहती है कि पैसों के अलावा उसे खुश देखना वाकई दुर्लभ है। ओजिन जवाब देता है कि आज किसी भी मरीज को गंभीर चोट नहीं आई थी। वो समझाता है कि वेटरनरी डॉक्टर होने का सबसे मुश्किल हिस्सा बीमार जानवरों को देखना होता है। जितनी ज्यादा परवाह करो उतना ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो खुद को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करता है। उसके ख्याल अपनी पुरानी दुनिया के एक ग्राहक की ओर भटक जाते हैं, एक ऐसा इंसान जो छुट्टियां मनाते हुए अपने पालतू जानवर को एक अतिरिक्त महीने के लिए छोड़ गया था। ओजिन को याद आता है कि उसने उनसे रूखे अंदाज में बात की थी और उसे एहसास होता है कि तब से वो पालतू जानवरों के मालिकों को और ज्यादा डांटने लगा था। जैसे जैसे बंद होने का समय नजदीक आता है, सेलिना बताती है कि अंधेरा होने लगा है। ओजिन आ जाए भारी संख्या में ग्राहकों का जिक्र करता है और सूरज डूबने से पहले तेजी से काम निपटाने को कहता है। अचानक इंटरव्यू वाला वही आदमी क्लिनिक के बाहर मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। ओजिन सेलिना की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वो भूत प्रेत भगाने का काम संभाल सकती है। सेलिना जवाब देती है कि अगर आत्माओं पर शारीरिक हमले काम करते हों तो शायद कर सकती है। तभी वो आदमी अंदर घुसता है, ओजिन को पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर घसीट ले जाता है। सेलिना हक्का बक्का रह जाती है। कुछ देर बाद जंगल में ओजिन जमीन पर पड़ा होता है।
जबकि वो आदमी बार बार माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ओजिन इतना आउट ऑफ शेप होगा कि पहाड़ी भी नहीं चढ़ पाएगा। ओजिन गुस्से में पूछता है कि आखिर वो है कौन। जब उसे समझ आता है कि ये कोई भूत नहीं है तो वो आदमी अपना परिचय देता है। उसका नाम श्वाइन है और वो इस इलाके का एक प्रशासनिक सरकारी कर्मचारी है। वो बताता है कि लॉर्ड के खरगोश को शांत करने की ओजिन की काबिलियत सुनकर वो उसे वहां ले आया है। श्वाइन उससे एक आवारा कुत्ते को पकड़ने को कहता है। ओजिन मना कर देता है, कहता है कि वो एक वेट है, जानवर पकड़ने वाला नहीं। पास ही खड़ी सलीना भी तंज कसते हुए जोड़ती हैं कि वे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। लेकिन श्वाइन जोर देता है कि अब वही आखिरी उम्मीद है। वो समझाता है कि 2 महीने पहले उस आवारा कुत्ते ने पहाड़ के बीचों बीच एक जगह पर कब्जा कर लिया है, ठीक वहीं जहां नया रास्ता बनाने का काम शुरू होने वाला है। उन्होंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ता बहुत तेज है। काम परसों से शुरू होना है। अगर वे उसे पकड़ नहीं पाए तो सेना भेजी जाएगी और कुत्ते को वहीं मार दिया जाएगा। ओजिन चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो पूछता है कि कुत्ता अभी कहाँ है, साफ करते हुए कि उसने कभी जानवर नहीं पकड़े और वो पहले सिर्फ देखना चाहता है। श्वाइन सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वो पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर है। ओजिन याद दिलाता है कि उसने अभी हाँ नहीं कहा है, वो सिर्फ देखने आया है। सलीना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि आखिरकार वो ये काम करेगा ही। उस जगह पहुंचकर श्वाइन बताता है कि आवारा कुत्ता आमतौर पर कहाँ रहता है। अचानक एक आवाज सबका ध्यान खींच लेती है और परछाइयों से एक शेमन निकलकर सामने आता है। ओजिन उसे तुरंत पहचान लेता है, जबकि सलीना कहती है कि आजकल बहुत से लोग शेमन पालते हैं, लेकिन उतने ही लोग आखिरकार उन्हें छोड़ भी देते हैं। शेमन पालना आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया जाता है और भुला दिया जाता है। ओजिन सामने खड़े शेमन की हालत देखकर समझ जाता है कि वो लगभग 2 महीने से अकेले जिंदा रह रहा है और शायद इस दौरान उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया। तभी जंगल से एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो सबको चौंका देती है। उसे किसी राक्षस की आवाज मानकर ओजिन उस ओर मुड़ता ही है कि शेमन एक तीखी चीख निकालता है और उस पर झपट पड़ता है। सलीना तुरंत आगे बढ़ती है, ओजिन को खींचकर बचा लेती है और चेतावनी देती है कि इतनी नजदीक रहना खतरनाक है। ओजिन कहता है कि गुस्से में भरे कुत्ते से पेट दिखाकर भागना सबसे खराब प्रतिक्रिया होती है। सलीना पलटकर कहती है कि कुछ न करना उन्हें फाड़ डालने जैसा ही होगा। तब ओजिन समझाता है कि भागने से जानवर और ज्यादा उकसाता है, उन्हें उसका ध्यान भटकाने का तरीका ढूंढना होगा। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शेमन अचानक शांत हो जाता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं और ओजिन हैरानी से पूछता है कि वो अचानक रुक क्यों गया। उसे याद आता है कि श्वाइन ने उसे एक शिकारी कुत्ता बताया था। ऐसा जानवर अगर सच में गुस्से में हो तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। फिर भी उनकी आंखों के सामने शेमन चुपचाप जंगल की ओर लौट जाता है। सलीना बुदबुदाती है कि कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसे कोई सच में नहीं समझ सकता। इसी बीच श्वाइन बताता है कि वो जानवर अक्सर लोगों को भगा देता है और उसकी वजह से पास के गांव से लगातार शिकायतें आ रही हैं। ओजिन चुपचाप सुनते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। जिज्ञासा से वो पूछता है कि शिकायतें आखिर किस तरह की हैं। श्वाइन बताता है कि गांव वाले उसे खूंखार दरिंदा मानते हैं जो पहाड़ों में घूमता है और जिसे खतरनाक समझकर पकड़वाना चाहते हैं। ओजिन इस पर सोचता है और फिर पूछता है कि क्या किसी को वाकई कभी चोट लगी है। श्वाइन पहले तो हाँ कहने ही वाला था, लेकिन एक पल रुककर मान लेता है कि अब तक एक भी इंसान को चोट नहीं पहुंची है। ओजिन सलीना की ओर मुड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार कहा था कि शेवन अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार होते हैं। वो पूछता है कि क्या वो अब भी ऐसा ही मानती है। सलीना हामी भरती है। ओजिन के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है, मानो उसके दिमाग में कुछ जुड़ गया हो। अगली सुबह ओजिन और सलीना पहाड़ के नीचे बसे सबसे नजदीकी गांव की ओर निकलते हैं। अब उनका ध्यान आवारा कुत्ते से सामना करने से हटकर उसकी कहानी जानने पर है। ओजिन को यकीन है कि उसके अतीत को समझे बिना उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। समय कम है और दूसरे तरीके आसान लग सकते हैं, लेकिन वो जानता है कि सिर्फ खाना डालकर उसे फंसाया नहीं जा सकता। कुत्ते का कमजोर भूखा शरीर किसी ऐसी चीज की गवाही देता है जो भूख से भी मजबूत है, एक ऐसा रिश्ता जो अभी तक टूटा नहीं है। चलते चलते ओजिन के दिमाग में यादें और ख्याल आपस में उलझने लगते हैं। उसे याद आता है कि कुछ मालिक अपने पालतू से प्यार से कहते हैं कि यही रुको, हम जल्दी लौटेंगे, और फिर कभी वापस नहीं आते। यही वफादारी और यही विश्वासघात इस कुत्ते के दुख की जड़ होगा। ओजिन ने ऐसे इंसान देखे हैं जो उन लोगों को भी छोड़ देते हैं जो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सोचकर उसके भीतर एक शांत सा गुस्सा भर जाता है। दृढ़ निश्चय के साथ वो खुद से वादा करता है कि जब उन्हें मालिक मिलेगा तो उसे अपने किए का सामना करना होगा और यह भी देखना होगा कि जिस वफादार जीव को उसने छोड़ा उसने कैसे जिंदगी काटी। गांव में पूछताछ शुरू करते ही जल्द ही एक पैटर्न सामने आता है। एक स्थानीय व्यक्ति बताता है कि गैब्रियल नाम की महिला के पति उस कुत्ते की वजह से काम नहीं कर पा रहे जो पहाड़ों में घूमता है। माता पिता अपने बच्चों को जंगल के पास नहीं जाने देते और राह चलते बच्चे भी उसी खतरे की कहानियां दोहराते हैं। एक बूढ़ा आदमी बरसों पहले पैसे खोने की बात बुदबुदाता है, हालांकि उसकी बातें बाकी सबसे जुड़ी हुई नहीं लगती। फिर भी एक बात साफ हो जाती है कि पूरा गांव उस आवारा कुत्ते से गहरी नफरत करता है।
कई घंटों की पूछताछ के बाद ओजिन और सेलिना सड़क के एक शांत कोने में रुकते हैं। बार बार वही डर भरी कहानियां सुनकर ओजिन को शक होने लगता है कि शायद कुत्ते का मालिक इस गांव का है ही नहीं। सेलिना भी सहमत होती है और कहती है कि कम से कम एक बात तो साफ है कि अब तक मिले हर इंसान में उस जानवर के प्रति नफरत ही दिखी है। तभी लंबे बालों वाली एक महिला उनके पास आती है। उसने उनकी बातें सुन ली होती हैं और गंभीर चेहरे के साथ कहती है कि वे जेक नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं जो कभी उस कुत्ते का मालिक था। वो उन्हें अपने पीछे आने को कहती है और जेक के घर की ओर ले चलती है। ओजिन गौर करता है कि वो घर कितनी दूर है, लगभग पेड़ों के बीच छिपा हुआ। वो महिला बताती है कि जेक अकेला रहता था, गांव वालों से अलग थलग, इसलिए बहुत कम लोग उसे जानते थे। जब वे लकड़ी के छोटे से घर तक पहुंचते हैं तो वो प्रवेश द्वार के पास बनी एक साधारण सी कब्र के पास रुक जाती है और धीमी आवाज में बताती है कि 2 महीने पहले भूस्खलन में जेक की मौत हो गई थी। वो बताती है कि जेक का कोई परिवार नहीं था और अंतिम संस्कार की व्यवस्था उसने खुद की थी। वो जोर देकर कहती है कि जेक ने अपने कुत्ते को कभी नहीं छोड़ा, वो बस वापस आ ही नहीं पाया। महिला ये भी कबूल करती है कि उसने एक बार कुत्ते को घर लाने की कोशिश की थी लेकिन असफल रही। अब आवाज में गहरे दुख के साथ वो उनसे उस जानवर की मदद करने की विनती करती है जिसे वो मैक्स कहती है। उसके शब्दों का बोझ ओजिन के दिल में उतर जाता है। उसे गहरा पछतावा महसूस होता है कि उसने हालात को कितनी गलत नज़र से देखा था। हमारा नायक जेक की आत्मा की शांति के लिए मन ही मन प्रार्थना करता है, अपने अफसोस को स्वीकार करता है और दृढ़ वादा करता है कि वे मैक्स को बचाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ देर बाद जंगल में श्वाइन वहां पहुंचे अधिकारियों से कहता है कि उसे तो वे अगले दिन आने की उम्मीद थी। लगता है उन्होंने अपना पिछला काम उम्मीद से पहले निपटा लिया। वो सुझाव देता है कि मैक्स को मारने का काम कल तक टाल दिया जाए, लेकिन अधिकारी इस बात को नकार देते हैं। उनमें से एक कहता है कि इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मामला अभी निपटाया जाना चाहिए। उसका तर्क होता है कि गांव वाले वैसे भी कुत्ते से नफरत करते हैं, तो अगर वे एक दिन पहले ही काम खत्म कर दें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। जेक के घर के अंदर ओजिन कदम रखते ही हवा में फैली जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस करता है, एक साफ संकेत कि जेक एक हर्बलिस्ट था। सेलेना सुझाव देती है कि अभी के लिए मालिक की खुशबू वाली कोई चीज़ ले लेनी चाहिए और पास टंगे कपड़ों की ओर इशारा करती है। ओजिन की नज़र शेल्फ पर रखे एक फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें जेक और मैक्स साथ हैं। वो सोचता है कि जो इंसान अपने कुत्ते से इतना प्यार करता था उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा। तभी सेलेना दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर ध्यान दिलाती है, ड्रेक की तस्वीर। वो कहती है कि शायद जेक उसे ढूंढ रहा था। ओजिन को याद आता है कि उसने कभी एक फिल्म में मैंड्रेक देखा था। सेलेना समझाती है कि ये वो पौधा है जो चीखता है और बेहद दुर्लभ और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों को पिछले दिन जंगल से आई अजीब आवाज़ याद आ जाती है। खतरनाक होने के बावजूद मैंड्रेक इतना कीमती होता है कि हर हर्बलिस्ट उसे पाने का सपना देखता है। उधर मैक्स अपनी गुफा के सामने बैठा आसमान की ओर देख रहा होता है, अपने मालिक को याद करते हुए। उसे वो दिन याद आता है जब बारिश हो रही थी और वो और जेक गुफा में शरण लेने आए थे। जेक अचानक आई बारिश पर हंस पड़ा था और सोच रहा था कि रोके या आगे बढ़ें। उसने आग जलाई, मैक्स पर ऊनी कंबल डाला और कहा कि हिलना मत वरना ठंड लग जाएगी। मैक्स उससे सट गया और जेक थका होने के बावजूद मुस्कुराकर बोला कि वे खुशकिस्मत हैं कि उन्हें शरण मिल गई। इधर उधर देखते हुए जेक की नज़र गुफा की दीवार के पास उग रहे एक पौधे पर पड़ी। पत्तों का आकार देखकर वो समझ गया ये मैंड्रेक था। हैरान होकर उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किताबों के बाहर वो इसे देख पाएगा। उत्साहित होकर उसने घर जाकर अपना सामान लाने का फैसला किया। मैक्स से वहीं रुकने को कहा और वादा किया कि वो तुरंत लौटेगा। मैक्स ने हल्की सी भौंक लगाई, लेकिन जेक ने उसे भरोसा दिलाया कि दूरी ज़्यादा नहीं है। मुस्कुराते हुए वो बारिश में बाहर निकल गया। तभी भारी चट्टानों का एक जबरदस्त भूस्खलन हुआ और जेक की मौके पर ही मौत हो गई। समय बीतता गया, गुफा की आग बुझ गई, लेकिन मैक्स वफादारी से इंतजार करता रहा। अगले हफ्ते कुछ पर्यटक वहां से गुजरे। उनमें से एक ने देखा कि कुत्ता काफी समय से वहीं है। उन्होंने सोचा कि उसे छोड़ दिया गया है और दया में आकर उसे खाना देने आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे पास आए, मैक्स डर के मारे चीखा और पीछे हट गया, उन्हें भगा दिया। घबराए हुए पर्यटक ये कहते हुए चले गए कि कुत्ता खतरनाक है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि मालिक ने उसे छोड़ दिया। मैक्स वापस गुफा में आकर बैठ गया, जेक का इंतजार करते हुए, इस बात से अनजान कि वो कभी नहीं लौटेगा। वर्तमान में जैसे ही मैक्स जेक को याद करता है, अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, शाम हो रही है और उन्हें लॉज लौटना चाहिए।
मैक्स के सामने खड़े होकर वे ट्रैंकुलाइजर तैयार करते हैं जो एक शेमन को भी गिरा सके। श्वाइन उनसे 1 घंटा और इंतजार करने की विनती करता है। बताता है कि उसने कुत्ते को बचाने के लिए किसी को बुलाया है। वो कहता है कि उसने जो देखा है उससे साफ है कि मैक्स ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस एक कहानी वाला कुत्ता है। लेकिन अधिकारी बेपरवाह होकर कहता है कि वे किसी कुत्ते की कहानी सुनने नहीं आए हैं, उनका काम लोगों की सुरक्षा करना है और बस। जैसे ही वो बंदूक उठाकर निशाना साधता है, मैक्स जोर जोर से हाँफने लगता है। ठीक उसी समय सेलेना और ओजिन पहुंचते हैं और उसे रोक देते हैं। सेलेना जोर देती है कि उन्हें कुत्ते को बचाना है, मारना नहीं। उसी क्षण मैक्स को भ्रम में अपने मालिक की आकृति दिखती है, मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी। वो आकृति कहती है कि वो उसे लेने आया है और मैक्स ने बहुत लंबा इंतजार किया है। खुशी से भरकर मैक्स आगे बढ़ता है, पूंछ हिलाते हुए, ये मानते हुए कि उसका मालिक लौट आया है। ओजिन धीरे से पास आता है, नरम आवाज में कहता है कि वो इंसान नहीं है जिसका मैक्स इंतजार कर रहा था, लेकिन अब घर जाने का समय आ गया है। रात जंगल पर छा जाती है। एक हिरन जान बचाकर भाग रहा होता है। पीछे से चमकती पीली आंखों वाला एक जंगली जीव उसका पीछा कर रहा होता है। उसकी तीखी चीख जंगल की शांति चीर देती है। सुबह ओजिन के क्लिनिक की शांति तब टूटती है जब एक ग्राहक दौड़ता हुआ अंदर आता है, अपने पालतू के लिए मदद की गुहार लगाते हुए। ओजिन नीचे देखता है, एक इतना मोटा पांडा कि ढंग से लुढ़क भी नहीं रहा। वो अविश्वास में बुदबुदाता है, जबकि मालिक जोर देता है कि पांडा कमजोर हो गया है, अब मुश्किल से खाता है, दिन में सिर्फ 7 बार। ओजिन आह भरते हुए चेतावनी देता है कि अगर इसका वजन सही नहीं हुआ तो ये गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। मालिक हैरान रह जाता है, मानने को तैयार नहीं होता। ओजिन बिना कुछ और कहे अगले मरीज को बुला लेता है। श्वाइन अपने हमेशा वाले शिष्ट मुस्कान के साथ अंदर आता है और ओजिन का अभिवादन करता है। उसे देखकर ओजिन को मैक्स की याद आ जाती है, वो कुत्ता जो अपने मालिक को खोने के बाद पहाड़ से नीचे आया था। मैक्स कई दिनों तक अपने मालिक की कब्र के पास बैठा रहा, जेक की मौत को स्वीकार न कर पाने के कारण। गांव के लोग उससे डरते रहे जब तक कि उसने उस एक इंसान के सामने दिल नहीं खोला, श्वाइन। ओजिन पूछता है कि वो क्यों आया है और क्या मैक्स के साथ कुछ हुआ है। श्वाइन इनकार करता है और इसके बजाय अपने बैग से एक मैंड्रिक पौधा निकालता है। सेलेना को उसमें कुछ अजीब लगता है। उसकी जड़ मिट्टी के ऊपर निकली हुई है, जबकि ज्यादातर मैंड्रिक गहराई में रहना पसंद करते हैं। श्वाइन बताता है कि मरने से पहले जेक ने इसे खोजा था और यादगार के रूप में रखा था, लेकिन जब उन्होंने इसे दोबारा लगाया तो ये बार बार जमीन से बाहर आ जाता और दिन रात चीखता रहता। गांव वालों को कान बंद करने के लिए ईयर प्लग पहनने पड़े और कुछ के कान के पर्दे तक फट गए। सेलेना बताती है कि मैंड्रेक ऐसा कर सकते हैं, वे अपने माहौल को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। श्वाइन आह भरते हुए कहता है कि अब इसे संभालना नामुमकिन हो गया है। अभी ये सिर्फ इसलिए शांत है क्योंकि सो रहा है, जागते ही हंगामा मच जाएगा। वो ओजिन से इसे अपने पास रखने की विनती करता है। ओजिन मना कर देता है, कहता है कि वो जानवरों का इलाज करता है, पौधों का नहीं, और जो चीखता हो उसे कोई चीज नहीं कहा जा सकता। श्वाइन जोर देकर कहता है कि ये न पौधा है न जानवर, बल्कि उससे भी बदतर एक दानव है। ओजिन पलटकर कहता है कि अगर ऐसा है तो इसे चर्च ले जाना बेहतर होगा। इससे पहले कि कोई और बात हो, मैंड्रिक हिलने लगता है। श्वाइन घबरा जाता है, चिल्लाता है कि ये जाग रहा है और अपने साथियों के साथ उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। झुंझलाकर ओजिन बड़बड़ाता है कि उसने लोगों को बहुत कुछ छोड़ते देखा है, लेकिन कभी किसी पौधे को नहीं। सेलेना तुरंत मैंड्रेक को कांच की ढाल से ढक देती है और याद दिलाती है कि मैंड्रेक बेहद कीमती जड़ी बूटी हैं। उनका हर हिस्सा, पत्ता से लेकर जड़ तक, मरते हुए को भी जिंदा कर सकता है। ओजिन कुड़कुड़ाता है कि ऐसी कीमत का क्या फायदा जिसे काबू में न किया जा सके। अचानक मैंड्रेक आंखें खोलता है। सेलेना चेतावनी देती है कि कान ढक लो, डर है कि ये चीखने वाला है। ओजिन घबराकर कहता है कि उसके नॉइस कैंसलिंग हेडफोन गायब हैं और खुद को तैयार कर लेता है, लेकिन चीखने के बजाय मैंड्रेक मुस्कुरा देता है। हैरान होकर ओजिन देखता है कि सेलेना उसके व्यवहार का ध्यान से निरीक्षण कर रही है। वो समझ जाती है कि शायद ये उसे पसंद करता है और उससे अपनी माला निकालने को कहती है। जैसे ही वो ऐसा करता है, मैंड्रेक की आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से नाचने लगता है। ओजिन को यकीन नहीं होता, जबकि सेलेना हंसते हुए कहती है कि ये उसे एक सूरजमुखी वाले खिलौने जैसा लग रहा है जो उसने कभी देखा था। ओजिन बड़बड़ाता है कि ये तुलना कितनी घिनौनी है। सेलेना बस कहती है कि फिलहाल इसे अपने कमरे में ही पाल लो। उसके विरोध के बावजूद आखिरकार वो ऐसा ही करता है। उसी रात तेज दस्तक से ओजिन की नींद टूटती है। आधी नींद में वो शिकायत करता है कि रात की विजिट का चार्ज अलग होता है। तभी एक महिला खून से लथपथे घायल कुत्ते के साथ अंदर आती है।
गहरे घाव देखकर ओजिन कहता है कि खून रोकना मुश्किल है। सेलेना याद दिलाती है कि मैंड्रेक की पत्तियों में खून जमाने की जबरदस्त ताकत है। उसके कहने पर वो पौधे के पास जाती है, लेकिन मैंड्रेक संदेह से उसे घूरता है। वो हिचकिचाकर कहती है कि शायद ओजिन को खुद उससे मांगना चाहिए। ओजिन बड़बड़ाता है कि पौधे से इजाज़त मांगना कितना बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन फिर भी पूछता है। जैसे ही वो पत्ता मांगता है, मैंड्रेक मुस्कुराता है, नाचता है और हल्की सी धुन गुनगुनाता है। हैरान होते हुए भी ओजिन पत्ता लेता है और खून रोक देता है। कुत्ते की जान बच जाती है। महिला कृतज्ञता में रो पड़ती है, जबकि ओजिन जंभाई लेते हुए उसे फॉलोअप के लिए आने को कहता है और फिर सोने चला जाता है। सिर्फ आधे घंटे बाद एक और जोरदार दस्तक उसकी नींद तोड़ देती है। इस बार एक आदमी अपनी बाहों में बुरी तरह घायल हिरन को लिए खड़ा होता है, मदद की गुहार लगाते हुए। हिरन का शरीर भयानक घावों से भरा होता है। ओजिन गंभीर स्वर में कहता है कि ये घाव शिकार के नहीं है, बल्कि किसी ऐसे के हैं जिसे क्रूरता में मजा आता है। वो बुदबुदाता है कि इसके पीछे कोई पागल दरिंदा है, जिससे गांव वाले उलझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये कोई नया राक्षस है। जब एक छोटी लड़की धीरे से बताती है कि ये सब बैरन डॉयल के पालतू भेड़िए की करतूत है जो शौक के लिए ऐसा करता है, तो हमारे नायक का अविश्वास सीधे गुस्से में बदल जाता है। वो उस कुलीन को कोसता है, पूछता है कि ऐसी दरिंदगी की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, और जानवरों की सुरक्षा के कानून न होने पर चीखने लगता है। गांव वाले उसे याद दिलाते हैं कि बैरन अछूत है, एक कुलीन। हमारा नायक इस अन्याय के खिलाफ भड़क उठता है, आज़ादी, कानून और लोकतंत्र की बातें चिल्लाने लगता है, ऐसे शब्द जिनके बारे में वहां मौजूद किसी ने कभी सुना तक नहीं। आखिरकार सेलेना उसे याद दिलाती है कि अभी हिरन का इलाज जरूरी है। एक हफ्ते बाद क्लिनिक के बाहर अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ जमा हो जाती है, सब अपने पालतू जानवरों को बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं। थका हुआ और टूटा हुआ ओजिन खुद भी शोर में शामिल हो जाता है, चिल्लाता है कि वो अब ऐसे नहीं जी सकता और वर्ग क्रांति की बात करने लगता है। हमारा लड़का भीड़ को डॉयल की हवेली की ओर ले जाता है, बैरन पर आरोप लगाते हुए और पीड़ित जानवरों के लिए न्याय मांगते हुए। तभी बैरन के पहरेदार आ जाते हैं। वे ओजिन के बारे में पूछते हैं। वो बड़बड़ाता है कि उनकी खुफिया जानकारी डरावनी तेज है और आगे बढ़कर अपना नाम बताता है। उसके आश्चर्य के लिए पहरेदार झुककर सम्मान दिखाते हैं और उसे आदर से महल के भीतर ले जाते हैं। अंदर फर्श पर एक विशाल ब्लड फैंग भेड़िया पड़ा होता है, गंभीर रूप से घायल। बैरन डॉयल उसके पास खड़ा होता है, बेबस होकर ओजिन से अपने प्यारे पालतू को बचाने की भीख मांगता है, बदले में कुछ भी देने का वादा करता है। हमारा नायक और सेलेना स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। यही वो प्राणी था जिसने इतनी तबाही मचाई थी। एक हफ्ते तक हुए जानवरों के हमलों के बाद शहर के लोग इकट्ठा होते हैं, पश्चिमी जंगल में देखे गए एक जादुई प्राणी की बातें करते हुए। अफवाह फैलती है कि निर्वासित भेड़िया मारा जा चुका है और अब एक विशाल आदमी खाने वाला राक्षस जंगल में घूम रहा है। डर हर तरफ फैल जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गांव का अंत निकट है और नीचे की बस्ती में भागने की बात करते हैं। दूसरे कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैरन डॉयल ने राक्षस वध अभियान शुरू कर दिया है। वे जंगल में लगे विशाल जाल और दिन रात गश्त करते सैनिकों का जिक्र करते हैं और बैरन की प्रशंसा करते हैं, ये मानते हुए कि वे उसकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं। हमारा नायक सब सुनता है, पूरी तरह जानता हुआ कि सच्चाई बिल्कुल अलग है। उसे याद आता है कैसे उसने बैरन को रोते और चिल्लाते देखा था, अपने आदमियों से उस राक्षस को पकड़ने की मांग करते हुए, जबकि सेवक स्थिति को चुपचाप संभाल रहे थे। ओजिन को ये दृश्य अपनी दुनिया के मीडिया हैरेसमेंट जैसा लगता है। सेलेना उसके पास खड़ी उसके चेहरे की सतर्कता को नोटिस करती है। हमारा नायक सोचता है कि क्लिनिक में लाए गए ज्यादातर घायल जानवर पूर्वी जंगल के पास से आए थे, जबकि बैरन के भेड़िए की घटना गहरे पश्चिम में हुई थी। इसके बावजूद बैरन के आदमी सिर्फ पश्चिमी जंगल पर ध्यान दे रहे हैं, पूर्व को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। सेलेना को भी ये संदिग्ध लगता है। गांव वाले पश्चिमी जंगल में शायद ही कभी जाते हैं, उसे भूतिया माना जाता है। इसी बीच कांच की कार्यशाला से एक आदमी उन्हें अंदर बुलाता है, बताता है कि ओजिन द्वारा मंगाई गई सिरिंज तैयार हैं। वे मुंह से फूंक कर बनाई गई हैं, एल्बेरियम पाउडर मिला मजबूत कांच जो गर्मी और झटकों से सुरक्षित है। ओजिन उन्हें देखकर प्रभावित होता है, कारीगरी की तारीफ करता है और हैरान होता है कि सब कुछ हाथ से बना है। कारीगर बताता है कि ये प्रक्रिया बेहद कठिन थी और वो और नहीं बना सकता। ओजिन उसे भरपूर भुगतान करता है और अनिच्छा के बावजूद साझेदारी तय करता है। धीरे धीरे क्लिनिक में नए उपकरण आने लगते हैं, मरम्मत शुरू होती है और सेलेना व्यवस्थित आधुनिक ढांचे को देखकर हैरान रह जाती है। ओजिन सोचता है, अब यह सच में एक अस्पताल जैसा लगने लगा है। एक दिन एक आदमी जड़ी बूटियों के गट्ठर लेकर आता है। वो अलग अलग किस्में दिखाता है, कुछ नींद लाती हैं, कुछ पेट दर्द ठीक करती हैं, कुछ खांसी रोकती हैं और एक में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं।
ओजिन अविश्वास में उन्हें जांचता है। उनके असर अविश्वसनीय है। कुछ तो घातक बीमारियों तक का इलाज बताई जाती हैं। वो बुड़बुड़ाता है कि उसकी दुनिया में भी ऐसी चीजें नहीं हैं। सेलेना उसके संदेह का मजाक उड़ाती है कि तभी एक लड़की दौड़कर आती है, चिल्लाती है कि राक्षस पकड़ लिया गया है। जंगल में सैनिक, कुत्ते गॉग और बैरन डॉयल टूटे हुए जाल के चारों ओर खड़े हैं। गर्जना जैसी आवाज पेड़ों में गूंजती है। सैनिक आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि राक्षस फंस चुका है। जैसे ही ओजिन पास आता है, परछाई उभरती है। लेकिन सामने एक छोटी सी बिल्ली होती है, गुस्से में रोती हुई। सब सन्न रह जाते हैं। सैनिक हिचकिचाते हैं, ये तो एक आम गली की बिल्ली लगती है। लेकिन बैरन जोर देता है कि यही वो प्राणी है जिसने उसके भेड़िए को आतंकित किया था। इसके पंजों और दांतों को बुराई का सबूत बताता है। ओजिन समझ जाता है कि सैनिक गंभीर हैं जब वे बिल्ली पर जाल डाल देते हैं। बिल्ली छटपटाती है, रोती है और बैरन हंसते हुए इसे जिंदा जलाने का आदेश देता है। ओजिन विरोध करता है, लेकिन बैरन मांग करता है कि इसे सार्वजनिक रूप से जिंदा फांसी दी जाए। डरी हुई बिल्ली को देखकर ओजिन को अपनी दुनिया की याद आती है। एक आदमी एक घायल बिल्ली को उसके क्लिनिक लाया था, बताते हुए कि वह उसे खाना देता था जब तक किसी ने शिकायत नहीं की। ओजिन ने ऐसे लोगों को राक्षस कहा था। जानवरों पर अत्याचार करने वालों से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। वर्तमान में बिल्ली जाल फाड़ देती है। सैनिक घबरा जाते हैं और फिर से पकड़ने चिल्लाते हैं। अचानक ओजिन को एक विचार आता है। वो चिल्लाता है कि सब अपने मुंह और नाक ढक लें और बिल्ली के माथे की ओर इशारा करता है। उसके माथे पर एम के आकार का एक निशान हल्का सा चमकता है। वह घोषणा करता है कि यह एक महान दानव की मुहर है, ग्लोबल महामारी लाने वाले गौना की निशानी। वह दावा करता है कि यह बिल्ली महान प्लीग का अवतार है। पहले बीमारी चूहों से फैली, फिर इस बिल्ली ने संक्रमित चूहों को खाकर उनकी काली शक्ति सोख ली और भी खतरनाक बन गई। ओजिन चेतावनी देता है कि जब बीमारी फैलेगी, आधी आबादी मिट जाएगी। लोग जो पहले से बिल्ली को मारने को तैयार थे, हैरानी से सुनते हैं। सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि बैरन डॉयल भी सच जानना चाहता है। फिर भी ओजिन डटा रहता है। उसे अपनी दुनिया याद आती है जहां ऐसी ही एक महामारी ने मास्क, डर और अराजकता फैला दी थी। वह कहता है कि यह प्राणी अब भी इतना छोटा है कि इसकी शक्ति दबाई जा सकती है। वह जोड़ता है कि उसकी दुनिया में इलाज मिला था, यहां भी मिल सकता है। सेलेना की ओर देखकर वह मन ही मन उम्मीद करता है कि वह उसका साथ दे। वह शांत स्वर में कहती है कि बिल्ली के खून और सही जड़ी बूटियां से इलाज संभव है, हालांकि इसके लिए सैकड़ों मैंड्रिक चाहिए होंगे। बाहर से शांत दिखते हुए ओजिन अंदर से डरता है कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। सैनिक कहानी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तनाव बढ़ने से पहले बैरन 1 हफ्ते का समय देता है। उस समय में ओजिन को प्राणी को ठीक कर महल में पेश करना होगा। उसके बाद बिल्ली को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा। क्लिनिक लौटकर ओजिन राहत की सांस लेता है। सेलेना को उसकी सूझबूझ के लिए धन्यवाद देता है। वह कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला। तकनीकी रूप से इलाज संभव है, हालांकि बेहद कठिन। वो पूछती है कि वह इस जानवर को क्यों बचाना चाहता है और चेतावनी देती है कि जागने पर इसकी ताकत काबू से बाहर हो सकती है। ओजिन समझाता है कि यह बिल्ली गांव पर हुए हमलों की जिम्मेदार नहीं है। वो जानवरों की चोटों के रिकॉर्ड दिखाता है। घावों का आकार और बनावट बिल्ली से मेल नहीं खाते। यह किसी और शिकारी की निशानी है। सेलेना तुरंत समझ जाती है। मैग्मा, बैरन का भेड़िया, असल अपराधी रहा होगा और बिल्ली ने सिर्फ खुद को बचाया। ओजिन सहमत होता है, लेकिन उसे शक होता है कि बैरन, जिसने पहले भेड़िए की करतूतें छुपाईं, अब अचानक किसी और पर दोष क्यों डाल रहा है। वो मानता है कि यह शिकार सिर्फ एक ढोंग है और असली निशाना बिल्ली है। सेलेना कहती है कि इसीलिए बैरन ने इसे जिंदा पकड़ने का आदेश दिया और ओजिन की कमजोर कहानी इतनी आसानी से मान ली। उसके झूठ पर तंज ओजिन को चुभता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्ली के घावों पर चला जाता है। माथे का निशान साधारण चोट नहीं है और पैरों पर पुराने जख्म लंबे समय के दुख की कहानी कहते हैं। वो ठान लेता है कि इस प्राणी के अतीत की सच्चाई जरूर सामने लाएगा। सेलेना उसे ध्यान से देखती है, समझती है कि वह लालची बेरुखा डॉक्टर नहीं है जैसा वो सोचती थी। उसके हाथों में एक अजीब सी कोमलता है, जब तक कि वह अचानक बिल्ली को गले लगाकर उसके फर में मुंह छुपा लेता है और उसे नरम और गर्म कहता है। ये दृश्य सेलेना की पुरानी धारणा मिटा लेता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ओजिन बस पागल है। पास खड़ा मैंड्रिक ईर्ष्या से सुलगता है। अगली सुबह क्लिनिक के बाहर डरावनी चीखें गूंजती हैं। लोग जमा होकर डर और विस्मय में फुसफुसाते हैं। अफवाहें फैलती हैं कि हमारा नायक एक दानव से लड़ रहा है और महामारी के स्रोत को शुद्ध कर रहा है। कुछ ही घंटों में जनमत उसे एक किंवदंती बना देता है।
दूसरी दुनिया से आया एक जादूगर। भीड़ उसका नाम पुकारने लगती है। किम ओजन को महान जादूगर कहकर जयकारे गूंज उठते हैं। अंदर बाहर मच रही हलचल से अनजान हमारा नायक बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसके चेहरे पर खरोच मार देती है। उसका चिड़चिड़ा स्वभाव उसे खलता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि बिल्ली पहले से छोटी लग रही है। सेलेना बताती है कि पिछले 3 दिनों में उसका आकार और वजन दोनों कम हुए हैं। उसका अनुमान है कि शायद उसकी दानवी ऊर्जा घट रही है। ओजन निष्कर्ष निकालता है कि वो बस भूखी है। भूख ही उसके गुस्से का कारण है। भूख ऊर्जा को जला रही है और ऊर्जा खत्म होते ही भूख और गहरी होती जा रही है, एक खतरनाक चक्र में। जैसे ही ओजन कोरोरो नामक दानवी स्नैक की कामना करता है, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। उसकी गर्दन में पड़ा ड्रैगन का हार चमकने लगता है और रोशनी जमकर एक चॉकलेट जैसे ट्रीट में बदल जाती है। वो स्नैक सीधा बिल्ली के मुंह में चला जाता है और वो खुशी खुशी चबाने लगती है। सुकून की सांस लेते हुए ओजन प्यार से उसे खिलाता रहता है, जबकि सेलेना खामोशी से सब देखती रह जाती है, विश्वास न कर पाने की हालत में। जैसे जैसे बिल्ली खाती है, उसके माथे पर बना निशान हल्का हल्का चमकने लगता है। सेलेना जम सी जाती है। अचानक उसे सब समझ में आ जाता है। उनके सामने मौजूद प्राणी कभी साधारण बिल्ली थी ही नहीं। मोनोसेरोस, सींग वाला शेर। वो एक समय एक पौराणिक दिव्य जीव था। उस युग में जब ड्रैगन लुप्त हो गए और दुनिया में माना की बाढ़ आ गई, उन्हें पवित्र माना जाता था। उनके सींग बंजर जमीन में पानी लाते और अंधकार को प्रकाश में बदल देते। उनके हृदय माना उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति रखते थे और माथे का सींग उस दिव्य ऊर्जा का माध्यम होता था। लेकिन जो भी उन्हें छूने की कोशिश करता, उसकी मृत्यु निश्चित थी। महान माना अकाल के बाद उनकी जाति लगभग समाप्त हो गई और जीवित रहने के लिए उन्हें छोटे जीवों का रूप लेना पड़ा। कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपनी दिव्य गरिमा कभी नहीं खोई। वो किसी भी मानव द्वारा वश में नहीं किए जा सकते थे, सिवाय एक के, उपचार की आत्मा। क्लिनिक में छोटी बिल्ली आखिरकार पॉटी कर लेती है। राहत की सांस लेते हुए ओजन उसकी तारीफ करता है और उसे कोरोरो खिलाता रहता है। सेलेना सोच में पड़ जाती है, क्या वाकई दानवीय ट्रीट से उसे लुभाते रहना ठीक है? उसी रात बैरन डॉयल की हवेली में एक जासूस रिपोर्ट देता है कि बिल्ली आज्ञाकारी ढंग से खा रही है और ओजन उसे बच्चे की तरह गोद में लिए रहता है। बैरन को संदेह होता है। उसके सैनिक घुटनों के बल बैठकर बताते हैं डेविल्स लायन की कहानियां, प्लेग की अफवाहें और ये डर कि वो प्राणी साधारण नहीं है। वे याद दिलाते हैं कि आज तक किसी इंसान ने मोनोकैरोस को वश में नहीं किया, यहां तक कि कमजोर हालत में भी नहीं। अगर उनके शरीर की माना जहर में बदल जाए तो वो जीवित बम बन सकते हैं। उनकी शक्ति पूरे राष्ट्र को नष्ट कर सकती है। बेचैन बैरन ओजन की बातों याद करता है, उस प्लेग के बारे में जिसने उसके संसार को सालों तक तबाह किया था, और ये भी कि मोनोकैरोस मानव द्वारा दिया भोजन स्वीकार ही नहीं करते। अब वो सोचने लगता है कि शायद ओजन कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं। अगली सुबह क्लिनिक चहल पहल से भर जाता है। नई सहायक पीओ रिसेप्शन संभालती है और अगले मरीज को बुलाती है। क्लिनिक एक असली अस्पताल जैसा महसूस होने लगता है। उधर सेलेना एक शोर मचाते मरीज को डांटती है जिसका जानवर काबू में नहीं आ रहा। गुस्से में वो जादू से पूरा हंगामा शांत कर देती है, सबको चौंकाते हुए। ओजन भयभीत होकर देखता है कि वो दूसरे ग्राहक पर भी वही जादू दोहराती है और क्लिनिक में अफरा तफरी मच जाती है। अचानक सेलेना आधे दिन की छुट्टी मांगती है और गायब हो जाती है। बाद में ओजन को उसकी लिखी चिट्ठी मिलती है, बिना अनुमति की छुट्टी। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट उसका गुस्सा और बढ़ा देती है। झुंझलाकर वो बड़बड़ाता है कि असली डॉक्टर भी इतने गैर पेशेवर नहीं होते। मजबूर होकर वो पीओ को अस्थायी मदद के लिए बुलाता है। हैरानी की बात यह है कि पीओ बेहद सक्षम निकलती है। ग्राहक संभालना, सामान उठाना, सब कुछ मुस्कुराते हुए। उसकी लगन ओजन को इतना प्रभावित करती है कि वो उसे स्थायी रखने के बारे में सोचने लगता है। इसी दौरान वो एक अजीब बात नोटिस करता है। क्लिनिक, जो आमतौर पर जानवरों की आवाजों से भरा रहता है, अचानक पूरी तरह शांत है। अगली सुबह रहस्य सुलझता है जब एक पुराना मरीज लौटता है। पिंग पिंग हैमस्टर। ओजन की आंखें फटी रह जाती हैं। जो जीव कभी आधा किलो भी नहीं था, अब 10 गुना बड़ा, लगभग छोटे कुत्ते जितना हो गया है। वो मजाक में पूछता है, क्या ये पैंडा बन गया है? मालिक सुधारते हुए कहता है, ये फ्लॉपर डॉग है। तभी ओजन को एहसास होता है कि इस दुनिया में हैमस्टर को किसी और नाम से जाना जाता है। मालिक हैरान होकर पूछता है, क्या वो फ्लॉपर को नहीं जानता? ओजन संभलने की कोशिश करता है, लेकिन पीओ तुरंत बात संभाल लेती है। वो दूसरे संसार से है, इसलिए शब्द अलग हैं और उसका ज्ञान यहाँ से कहीं आगे का है। मालिक प्रभावित हो जाता है और मान लेता है कि उसने विदेश में पढ़ाई की होगी। गर्व से भरकर ओजन पीओ को स्थायी नौकरी दे देता है।
पिंग पिंग की जांच करते हुए उसे लगता है कि वो स्वस्थ है, पर उसका आकार और रंग सवाल खड़े करते हैं। वो अनुमान लगाता है कि शायद उस पर ग्रोथ मैजिक का असर हुआ है। तभी पास बैठी बिल्ली जलन में हैमस्टर पर झपट पड़ती है। जैसे ही वो छूती है, पिंग पिंग 3 समान प्रतियों में बढ़ जाता है। क्लिनिक में सन्नाटा छा जाता है। ओजन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये तो उसके जाने पहचाने हर भौतिक नियम का उल्लंघन है। मालिक खुशी से तीनों को गले लगाता है। अब अकेलापन खत्म हो गया है। एक छोटा सा फ्लॉपर भाग निकलता है और क्लिनिक में अराजक दौड़ शुरू हो जाती है। अचानक सेलेना लौटती है। पल भर में वो तीनों को पकड़ लेती है, 2 हाथों में और एक मुंह में, और उन्हें ब्लूप्स घोषित करती है। मालिक बताता है कि ये उसे अपने पिता से उपहार में मिला था। सेलेना तय करती है कि इन्हें निगरानी में रखा जाएगा और भरोसा दिलाती है कि इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ओजिन जोड़ता है कि उनका क्लिनिक कभी अनैतिक प्रयोग नहीं करता। हालांकि भीतर ही भीतर वो सोचता है कि नैतिक भाषण वही क्यों दे रहा है। शाम को सेलेना बताती है कि ब्लूप्स प्राकृतिक नहीं है, वे एक पागल जादूगर की रचना है। ओजिन हैरान रह जाता है, इस दुनिया में भी सनकी वैज्ञानिक थे। अचानक पास से अजीब सी आवाज आती है। ओजिन मुड़ता ही है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से आवाज आती है, बैरन डॉयल आ चुके हैं। जैसे ही बैरन क्लिनिक में कदम रखता है और राक्षस को बाहर निकालने को कहता है, ओजिन के भीतर शांत डर फैल जाता है। छुपाएं या बचाएं, उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। नकली मुस्कान के साथ वो बैरन का स्वागत करता है और सेलेना की गैर मौजूदगी को कोसता है। उसे अकेला छोड़कर बैरन बिना समय गंवाए इलाज पूरा होने की मांग करता है। घबराकर ओजिन एक कहानी गढ़ता है कि एक हादसे में उन दोनों के बीच एक रहस्यमयी बंधन बन गया है। सैनिक शक करते हैं। ओजिन पलटवार करता है। हवेली के तहखाने में एक और काली बिल्ली का आरोप लगाकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी दरवाजा टूटता है। एल्फ अंदर आते हैं। सेलेना उनके साथ है और एक लंबा सफेद बालों वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसकी आवाज आदेश देती है, सब रुक जाओ। बैरन पहचान लेता है, विश्व वृक्ष का निशान कैलान, पश्चिमी महाद्वीप की सर्वोच्च निरीक्षण एजेंसी का प्रमुख। वो घोषणा करता है कि वे एक संकटग्रस्त दिव्य प्राणी की रिपोर्ट पर आए हैं। ओजन उसे देखता रह जाता है, मानो कोई फिल्मी किरदार हकीकत में उतर आया हो। तभी उसे एहसास होता है कि शायद यही वजह थी कि सेलेना कई दिनों तक गायब थी। जैसे ही वो पिंजरे को कैलान की ओर बढ़ाती है, सारी बातें जुड़ने लगती हैं। उसके हल्के से नुकीले कान शुरू से ही एक संकेत थे, वो भी एक एल्फ है। सेलेना अपने वरिष्ठ को चेतावनी देती है कि सावधान रहें, क्योंकि ये बिल्ली बेहद खतरनाक है। किलियन मंत्रोच्चार शुरू करता है। नीली रोशनी का एक गोला सुंजा को घेर लेता है। प्राणी बिना वजन के हवा में उड़ जाता है। वो उसके सिर के घाव को देखता है और बताता है कि ये विश्व वृक्ष की शाखा के कटाव जैसा दिखता है, माना एक्सट्रैक्टर का निशान, एक ऐसा उपकरण जो दिव्य प्राणियों की आत्मा तक खींच लेता है। उसका शांत भाव गुस्से में बदल जाता है। वो बैरन की ओर मुड़कर कड़क आवाज में पूछता है कि क्या उसी ने मोनोसेरॉस सुंजा का सींग काटा था। बैरन कांपने लगता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है और दबाव बढ़ते ही घबराकर भाग खड़ा होता है। हमारा नायक हैरानी से सब देखता है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में एल्फों की ताकत और प्रभाव यहां तक कि रईसों से भी ज्यादा है। ये दृश्य उसे रोमांच से भर देता है। काला टिप्पणी करता है कि बहुत कम हथियार हैं जो किसी दिव्य प्राणी को इस तरह घायल कर सकें। वो वादा करता है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। वो ओजिन को धन्यवाद देता है कि उसने प्राणी की रक्षा की और घोषणा करता है कि अब मोनोकेरोस उनकी देखरेख में रहेगा। लेकिन तभी सुंजा की ऊर्जा भड़क उठती है। वो जादुई अवरोध तोड़ देता है, तेजी से आगे बढ़ता है और हमारे नायक की बाहों में खुद को छुपा लेता है, मानो उसे छोड़ने से डर रहा हो। एल्फ सन रह जाते हैं। एक पवित्र प्राणी किसी मानव से सांत्वना मांग रहा है। सुंजा कांपते हुए ओजिन के हार से चिपक जाता है। कालिन की नजर हार पर टिक जाती है। पहचान की चमक उसकी आंखों में उभर आती है। वो बुदबुदाकर कहता है कि अफवाहें सच थीं और इसके मायने सोचे से कहीं बड़े हैं। इस नज़र से ओजिन असहज हो उठता है। ये वही नज़र थी जो उसकी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उसे पीएचडी के लिए भर्ती करने से पहले देखते थे। अब सेलिना भी उसे अनपढ़ी सी नज़रों से देख रही है। थोड़ी देर बाद कैलियन फैसला करता है कि सुंजा को ओजिन के पास ही रहने दिया जाए। वो बताता है कि सामान्य प्रक्रिया में मानव और प्राणी दोनों को मुख्यालय ले जाया जाता, लेकिन सेलिना की मौजूदगी पर्याप्त भरोसा देती है। सेलिना बस कंधे उचका देती है। उसकी बोरियत साफ झलकती है। ओजिन हैरान होता है कि वो इतनी शांत कैसे रहती है। कैलियन एक और मंत्र पढ़ता है और एक नाजुक हार प्रकट करता है, जिसे वो सुंजा के गले में डाल देता है। उसमें हल्की सी रोशनी चमकती है, रक्षक जादू, जो खोए हुए सींग की जगह उसकी शक्ति लौटाने में मदद करेगा। सुंजा तड़पता है, स्पष्ट रूप से इस सजावट से चिढ़ा हुआ। एक एल्फ समझाता है कि इस जादू में आपात संकेत भी है। अगर प्राणी खतरे में पड़ा तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा।
ओजिन दंग रह जाता है। ये तो ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम जैसा है। इसके बाद कैलियन एक अंगूठी निकालता है और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ओजिन को देता है। वो बताता है कि इसमें सेलेस्टियन परिवार की अधिकार शक्ति और सुरक्षा जादू है। ओजिन झिझकते हुए स्वीकार करता है, आधा सम्मानित आधा आशंकित। कैलियन मुस्कुराता है और खुद पहनाने पर जोर देता है। अजीब लगते हुए भी ओजिन मान जाता है। एल्फ सराहना में बुदबुदाते हैं। अंगूठी उस पर खूब जच रही है। वो अपनी उंगली पर चमकती अंगूठी देखता है, ये जाने बिना कि उसने किस किस्म की किस्मत में कदम रख दिया है। किम ओजिन जन्म से सिंगल रहा है और अब जिंदगी की पहली अंगूठी उसके हाथ में है। एक एल्फ की अंगूठी, हल्की जादुई चमक के साथ, जो उसे कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगती है। असहज होकर वो विनम्रता से मना करता है, माफी मांगते हुए कहता है कि वो ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। कैलियन हैरान होकर पूछता है, क्यों? ओजिन समझाता है कि हाथ से काम करने वाले इंसान के लिए ऐसी चीजें बस रुकावट बनती हैं। कैलियन सुझाव देता है कि इसे गहना नहीं कवच समझो। हालांकि भीतर ही भीतर वो सोचता है कि ओजिन दुनिया से काफी कटा हुआ है। फिर भी ओजिन अड़ा रहता है। डॉक्टर के काम में हाथ पर कुछ पहनना मुश्किल पैदा करेगा। कैलियन बहस नहीं करता। वो छोटा सा मंत्र पढ़ता है और अंगूठी रोशनी में बदल जाती है, जो ओजिन की उंगली पर टैटू का रूप ले लेती है। ये अजीब तरह से कूल लगती है। कैलियन उसे निर्देश देता है कि चिन्ह को अपने दिल पर रखे और अपना कुल नाम बोले। जैसे ही ओजिन ऐसा करता है, उसकी उंगली चमक उठती है और कैलियन की होलोग्राम आकृति उसके सामने उभर आती है। वो समझाता है कि ये जादू दूर संचार के लिए है, आवाज और चित्र दोनों के लिए। वो उसे लाइट बोलने को कहता है। ओजिन शब्द दोहराता है और उसकी उंगली से एक छोटी किरण निकलती है। एल्फ हल्की मुस्कान के साथ उसकी मासूम खुशी देखते हैं जब वो हाथ हिलाते हुए मंत्र से खेलता है। कैलियन बताता है कि इसमें और भी क्षमताएं हैं, लेकिन सबसे जरूरी है इसमें बंधा सुरक्षा जादू। ओजिन आभार व्यक्त करता है, अब भी असहज है कि अंगूठी इतनी उन्नत टैटू में बदल गई है। सेलिना हल्की मुस्कान से देखती है। उसे याद आता है कि वो कितनी जिद से अंगूठी ठुकरा रहा था और अब परिणाम से काफी खुश दिखता है। कैलियन की नज़र ओजिन के गले के हार पर जाती है। जिज्ञासा उसकी आंखों में चमकती है। जब ओजिन बताता है कि ये उसे एक ड्रैगन ने दिया था, तो सभी एल्फ सन्न रह जाते हैं। ड्रैगन 1000 साल पहले लुप्त माने जाते थे। ओजिन कहता है कि उसने भी यही सुना था, पर वो कभी एक ड्रैगन के पालतू का इलाज कर चुका है। इनाम में ड्रैगन ने उसे ये हार दिया और उसे घर भेजने का वादा किया, लेकिन गलती से उसे इस दुनिया में पहुंचा दिया। एक बार फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ के लोग जादू को कितनी गहराई से समझते हैं। वो पूछता है, क्या कोई जानता है कि उसे वापस कैसे भेजा जाए? उसके पूरा करने से पहले ही तीनों एल्फ आंखें फाड़े उसे देखते हैं और फिर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो उपचार की आत्मा का पवित्र जप शुरू करते हैं, किस्मत को धन्यवाद देते हुए कि उन्हें उससे मिलने का सौभाग्य मिला। ओजिन सन्न रह जाता है। वो सच में मानते हैं कि वो कोई दिव्य अस्तित्व है। वो विरोध करता है, वो सिर्फ एक साधारण इंसान है जो ड्रैगन की गलती का शिकार हुआ, और ड्रैगन का पालतू बीमार भी नहीं था, बस उपेक्षित था। लेकिन कैलियन इंगित करता है कि फिर भी उसे ड्रैगन शक्ति से भरा हार मिला। ओजिन बड़बड़ाता है कि उसने तो इसे बस यात्रा खर्च समझ कर लिया था, क्योंकि उसे बिना मर्जी के दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया था। कैलोन गंभीरता से उसका हाथ थामता है और कहता है, इस दुनिया पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। माना वो पवित्र ऊर्जा जो सभी जीवन को संभालती है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। कभी माना इस दुनिया में भरपूर मात्रा में बहता था, लेकिन ड्रैगन के विलुप्त होने के बाद ये धीरे धीरे कम होता गया। नतीजा ये हुआ कि दिव्य प्राणी गायब होने लगे और खुद दुनिया मुरझाने लगी। अगर ये कमी यूं ही जारी रही तो अगली पीढ़ी जीवित नहीं रह पाएगी। इसी संकट से लड़ने के लिए दुनिया के शासकों ने एथेरियन ऑर्डर की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो माना को संरक्षित करने और संतुलन वापस लाने के लिए बना है। हमारा नायक आधा सुनते हुए इसे अपने शब्दों में एक जादुई पर्यावरण एजेंसी जैसा समझ लेता है। कैलोन आगे बताता है कि प्राचीन किंवदंतियों में उपचार की आत्मा का उल्लेख है, एक ऐसा अस्तित्व जिसके पास ड्रैगन का अधिकार होगा और जो एक दिन दुनिया को बचाएगा। ये कहते ही सभी की निगाहें ओजिन पर टिक जाती हैं। वो खुद की ओर इशारा करते हुए हैरानी से पूछता है, क्या आप लोग वाकई मेरी बात कर रहे हैं? किलियन गंभीरता से सिर हिलाता है, पुष्टि करते हुए कि वे सदियों से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा नायक फिर समझाने की कोशिश करता है कि वे पूरी तरह गलत हैं, लेकिन तब तक एल्फ गहरे झुक चुके होते हैं, उपचार की आत्मा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की शपथ लेते हुए। सेलेस्टियन परिवार और एथेरियन ऑर्डर दोनों उसे बचाने का वचन देते हैं।
उनकी भक्ति का बोझ ओजिन पर टूट पड़ता है। उसके विचार घूमने लगते हैं। वो चीखना चाहता है कि ये सब बकवास है, कि जिसने उसे यहाँ भेजा वो ड्रैगन जरूर पागल रहा होगा। मन ही मन वो उस प्राणी को कोसता है, सोचते हुए कि ये कैसा बेहुदा मजाक है। अगली सुबह दिव्य गलतफहमियों का शोर उसकी क्लिनिक की जानी पहचानी दिनचर्या में बदल जाता है। एक ग्राहक एक उड़ती मछली लेकर आता है और बताता है कि अब वो उड़ नहीं पा रही। ओजिन सावधानी से जांच करता है और पाता है कि उसका पोषण ठीक है, वो बस बूढ़ी हो रही है। मालकिन निराश होकर पूछती है कि क्या कोई तरीका है जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी की जा सके या उसे फिर उड़ने लायक बनाया जा सके। हमारा नायक नरमी से समझाता है कि बुढ़ापा स्वाभाविक है, अपरिहार्य है और इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। महिला हिचकिचाती है, फिर बताती है कि उसके बिस्तर पर पड़े पिता जिंदगी भर उड़ती मछलियों से प्यार करते आए हैं। उन्होंने कभी कई मछलियां पाली थीं, लेकिन बीमारी के बाद वे एक एक कर कमजोर होती गईं। अब सिर्फ एक बची है, लूमी। लूमी उसकी मां का प्रस्ताव उपहार थी। दशकों पहले जब उसके पिता ने उसकी मां से शादी का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने लूमी को रात के आसमान में छोड़ दिया था। उसके चमकते पंख तारे की तरह जगमगा रहे थे। तब उड़ती मछलियां उड़ते समय रोशनी छोड़ती थीं और त्योहारों और उत्सवों में बहुत कीमती मानी जाती थीं। ये सुनकर ओजिन सोचता है कि अंगूठी की जगह मछली से प्रपोज करना काफी अटपटा है। सेलिना समझाती है कि उस जमाने में इसे रोमांटिक माना जाता था। महिला हल्की मुस्कान के साथ मानती है कि अब ऐसा नहीं रहा। वो आगे बताती है कि मां के गुजर जाने के बाद पिता की हालत बिगड़ती गई। अब वो अलग थलग रहते हैं, बस अपनी आखिरी मछली का ख्याल रखते हुए। हाल ही में उसके पिता ने कबूल किया कि अगर लूमी उड़ना भूल गई तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। हमारा नायक उस दर्द को पहचान लेता है, जैसे सर्दी से पहले डाली से चिपका आखिरी पत्ता। सेलिना बिल्कुल भावहीन होकर लापरवाही से कहती है, नई मछली खरीद लो। उसकी बेरुखी ओजिन को चौंका देती है। महिला आंसुओं के करीब पहुंचकर गिड़गिड़ाती है कि लूमी को ठीक कर दे ताकि उसके पिता निराशा से ना मर जाएं। लेकिन ओजिन बस यही दोहरा पाता है कि लूमी बिल्कुल स्वस्थ है, बीमार नहीं, बस बूढ़ी हो रही है और समय को जादू भी नहीं रोक सकता। महिला जिद करती है कि लूमी को फिर उड़ना ही होगा। ओजिन समझता है कि भावनात्मक लगाव कितना खतरनाक हो सकता है। इस दुनिया में भी पालतू और मालिक गहरे बंधे हुए हैं। कुछ लोग अपने पालतू के ठीक होने तक खाना तक छोड़ देते हैं, तो कुछ उनके साथ मर जाना चाहते हैं। ऐसी भावनाएं अक्सर मदद से ज्यादा नुकसान करती हैं। अचानक से कैलन प्रकट होता है और ओजिन से एक वादा करने को कहता है। हमारा नायक कुछ समझ पाता उससे पहले ही दृश्य धुंधला हो जाता है। वो जाग जाता है। सब कुछ एक सपना था। सुबह वो पियो का अभिवादन करता है, जो तुरंत उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देख लेती है। वो बताती है कि वो भी पूरी रात जागी रही। पियो मान लेती है कि वो लूनी को लेकर चिंतित था, हालांकि वो इससे इनकार करता है। फिर वो सोच साझा करती है, शायद मछली की हालत बुढ़ापे की वजह से नहीं बल्कि माना की कमी से है। उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी, दुनिया में माना घटने के साथ उड़ने वाली मछलियों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी और हवा में माना कम होते ही वे उड़ने की क्षमता खोने लगीं। ओजिन समझ जाता है ये ठीक वैसा ही है जैसे उसकी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण। यहां भी पूरा पारिस्थितिक तंत्र ढह रहा है। उसे एल्फों के शब्द याद आते हैं कि वही इस दुनिया को बचाने के लिए नियत है। सेलिना बातचीत में शामिल होती है और पुष्टि करती है कि समस्या सिर्फ उड़ने वाली मछलियों तक सीमित नहीं है, कई जानवर बीमार पड़ रहे हैं। जिसे लोग बुढ़ापा या अज्ञात बीमारी कहते हैं, वो असल में माना की कमी का असर है। सबसे साफ सबूत मोनोक्यूरस, जो कभी एक शेर था। ओजिन को याद आता है कि सुंजा भी असल में एक शेरनी थी। अब वो बिल्ली जैसी दिखती है, लेकिन वो सोचता है कि उसका असली रूप कैसा रहा होगा। वो कल्पना करता है सुंजा शेरनी होते हुए भी उसी तरह खुद को साफ कर रही होगी। एक विचार उसके मन में आता है। वो पियो से पूछता है कि उड़ने वाली मछलियों के पालकों को आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है। पियो बताती है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। ओजिन सेलिना से पूछता है कि आमतौर पर कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। वो बताती है हड्डियों के लिए ब्लूम रूट, दर्द के लिए ब्लड रूट और कुछ सहायक जड़ी बूटियां। जब वो साइड इफेक्ट पूछता है, सेलिना बताती है कि ब्लड रूट लंबे समय में थकान और नसों को सुन्न कर देता है। तुरंत ओजिन को असली समस्या समझ में आ जाती है और वो इसके असर को निष्प्रभावी करने वाली दवा मांगता है। सेलिना कहती है कि ऐसी दवा मौजूद है, लेकिन वो मूल असर को पूरी तरह खत्म कर देती है। फिर भी ओजिन जिद करता है कि उसे बनाना सीखना है। सेलिना पीछे की ओर इशारा करती है। तभी उसे समझ आता है वो मैंड्रे की ओर इशारा कर रही है। जैसे ही ओजिन पास जाता है, मैंड्रे भौहें सिकोड़ लेता है। ओजिन समझाता है कि उसे सिर्फ कुछ पत्तियां चाहिए,
लेकिन अचानक मैंड्रे इतनी जोर से चीखता है कि सेलिना, पियो और ओजीन तीनों को अपने कान ढकने पड़ते हैं। मैंड्रे रोने लगता है, जिससे ओजीन झुंझला जाता है। पियो सुझाव देती है कि शायद वो खुद को नज़रअंदाज महसूस कर रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में ओजीन का ध्यान ज़्यादातर सुंजा पर रहा है। हमारा नायक मान लेता है कि उसे पौधों के साथ अजीब सा महसूस होता है। पियो सलाह देती है कि कम से कम उसका कोई नाम तो रख दे। वो हिचकिचाता है तो मैंड्रे और जोर से रोने लगता है। हार मानकर वो उसका नाम रख देता है, किम मैंडोल। तुरंत ही पौधा रोना बंद कर देता है और खुशी खुशी नाचने लगता है। ओजीन 2 पत्तियां तोड़ता है और मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया के पौधे और जानवर कितने अजीब तरह से ज़रूरत से ज़्यादा स्नेही हैं। सेलिना चुपचाप ये सब देखती रहती है, फिर उससे उसका हार देखने को कहती है। वो हार की जांच करती है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। जब वो खुद उसे पहनकर सुंजा और मैंडोल को सहलाने की कोशिश करती है तो दोनों आक्रामक हो जाते हैं। सेलिना निष्कर्ष निकालती है कि हार का बंधन सिर्फ ओजीन के साथ ही काम करता है। वो पूछती है कि वो इसकी शक्ति को कैसे सक्रिय करता है। ओजीन बताता है कि जब वो ध्यान केंद्रित करता है तो उसके सीने में कसाव महसूस होता है और फिर ऊर्जा बाहर निकलती है। सेलिना समझ जाती है कि ये शक्ति शायद उसके दिल से जुड़ी हुई है। ओजीन ये भी जोड़ता है कि हार को छूने पर जीव उसके पास ऐसे आ जाते हैं जैसे उन्हें खाने की उम्मीद हो। सुंजा को उसका पसंदीदा चूरो स्नैक खिलाते समय सेलिना ऊर्जा की चमक देखती है और निष्कर्ष निकालती है कि ओजीन अनजाने में अपना माना जीवों को खिला रहा है। ये सोच उसे डरा देती है, इतना गहरा संबंध खतरनाक हो सकता है। इधर पियो घोषणा करती है कि कुचली हुई पत्तियां तैयार हैं और उनसे दवा बना ली गई है। वो पूछती है कि क्या वो एक और खेप लाएं, और ओजीन सहमति दे देता है। सेलिना उसे चुपचाप देखती रहती है, गहरे विचारों में डूबी हुई। किम ओजीन के बारे में सब कुछ, उसके चारों ओर की ऊर्जा और जिस तरह जीव उसकी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देता है, सब कुछ असाधारण लगता है। पहली बार वो सोचने लगती है कि क्या वो सच में वही उपचार की आत्मा है जिसका जिक्र किंवदंतियों में किया गया है। ल्यूरियल के भवेली में वो अपने पिता के कमरे में दवा लेकर प्रवेश करती है और उन्हें फर्श पर गिरा पड़ा पाती है। वो घबराकर उन्हें उठाने दौड़ती है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने उठने की कोशिश की थी, क्योंकि लूमी खिड़की के पास रहना चाहती थी। अपनी कमजोरी के बावजूद वो जोर देता है कि वो ठीक है। ल्यूरियल चिंतित होती है कि उसकी कमजोर हड्डियां ऐसी हरकतों को खतरनाक बना देती हैं, लेकिन वो बस इतना कहता है कि उसका समय वैसे भी सीमित है। वो विरोध करती है, कहती है कि उसकी बीमारी अभी भी सुधर सकती है, लेकिन वो मानता है कि मौत सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि उम्मीद खो देने से भी आती है। आंसू बहाते हुए वो उससे ऐसे बोलना बंद करने की गुहार लगाती है, लेकिन वो नहीं मानता। उसी पल ओजीन सेलिना, पियो और अपने समूह के साथ वहां पहुंचता है, इस भावुक दृश्य को तोड़ते हुए। वो साहसीपूर्ण घोषणा करता है कि लोग बीमारी या किस्मत से नहीं बल्कि गलत जानकारी, गलत दवाइयों, खराब आदतों और सही देखभाल की कमी से मरते हैं। ल्यूरियल और उसका पिता इस अचानक उपस्थिति से चौंक जाते हैं। हमारा नायक अपना परिचय देता है और समझाता है कि लूमी का न उड़ पाना बुढ़ापे की वजह से नहीं बल्कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से है जो उसके पिता ले रहे थे। पिता भ्रमित होता है, कहता है कि दवा तो वो ले रहा है, लूमी नहीं। ओजीन स्पष्ट करता है कि उड़ने वाली मछलियां अब भी अपनी जलीय साफ सफाई की प्रवृत्ति रखती हैं। वे उन लोगों या भोजन को साफ करती हैं जिनकी उन्हें परवाह होती है। लूमी अपने पिता के बाल और दाढ़ी संवारते हुए स्पर्श के जरिए दवा के अवशेष अपने भीतर लेती रही। लूरियल को याद आता है कि कैसे लूमी रात रात भर अपने पिता के पास रहती थी और उनसे रगड़ खाती थी। बूढ़ा आदमी सच्चाई समझ जाता है और बुदबुदाता है कि इसी वजह से उसकी दाढ़ी हमेशा इतनी चमकदार दिखती थी। ओजिन इसकी पुष्टि करता है और वे सिरिंज दिखाता है जिनमें उसने बनाई हुई दवा है। वे बताता है कि मछलियां 1-2 दिन में अपनी ऊर्जा वापस पा लेंगी। पिता मजाक करता है कि दोबारा ये समस्या ना हो, इसलिए वो सब कुछ मुंडवा देगा। हमारा नायक इलाज शुरू करता है, हर मछली को थामे हुए, जबकि पियो उन्हें पकड़कर रखती है ताकि वे दवा इंजेक्ट कर सके। काम पूरा होने पर वे बताता है कि ये दवा तेज असर करने वाली है। कुछ ही पलों में लूमी हिलने लगती है और अचानक हवा में उड़ जाती है। हल्की चमक के साथ वे उड़ती हुई पिता की ओर जाती है। वे उसे देखते रह जाता है, समझते हुए कि ये कोई सपना नहीं है। एक एक करके बाकी मछलियां भी चमकने लगती हैं और हवा में उड़ जाती हैं। उनके शरीर से नीली रोशनी निकलती है और पूरा कमरा झिलमिलाती चमक से भर जाता है। लूरियल और उसके पिता हैरानी से ये दृश्य देखते हैं। ये नज़ारा पिता को उस दिन की याद दिलाता है जब उसने उसकी माँ को चमकती मछलियों के साथ प्रस्ताव दिया था। बिल्कुल ऐसे ही, आसमान में उड़ती हुई लूमी को थामे हुए वो गहराई से भावुक हो जाता है। पियो चुपचाप देखती है, समझते हुए कि ये प्रतिक्रिया ओजिन के खून और मना के संपर्क से आई है और ये एहसास करते हुए कि वे साधारण नहीं है।
सेलेना भी उसी नतीजे पर पहुंचती है, सोचते हुए कि क्या वे सच में भविष्यवाणी में कहा गया उपचार की आत्मा है। बाद में सेलेना इस बारे में कैलन से बात करती है। कैलन मानता है कि सब कुछ भविष्यवाणी से पूरी तरह मेल खाता है और मोनोकेरोस के साथ ओजिन का बंधन अखंड प्रमाण है। सेलेना सवाल उठाती है कि उसने हमारे नायक को वो अंगूठी क्यों दी जो उसकी नहीं थी, लेकिन कैलन जोर देता है कि उसके असली मालिक इस फैसले से सहमत होता।